नमस्कार, मैं योगेश राणा। महाराष्ट्र में भाजपा की नैतिक हार हुई है और इस हार ने कई सारे सवालों को जन्म दिया है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या आने वाले लोकसभा के चुनाव में भाजपा को इस नैतिक हार से कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र लोकसभा के चुनाव को लेकर भाजपा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए भाजपा की इस नैतिक हार उद्धव ठाकरे को लेकर एक बार फिर से यह तथ्य उजागर होना कि वो राजनीतिक आदमी नहीं है, राजनीतिक तौर पर बहुत ही अपरिपक्व है। और इन घटनाओं के प्रभाव को लेकर आइए छोटी सी बात करते हैं। महाराष्ट्र बार बार चर्चा में रहता है, इसके दो बड़े कारण हैं। एक, महाराष्ट्र में भाजपा ने 11 माह पहले सत्ता को हथिया लिया था, लेकिन भाजपा की चिंता इसके साथ खत्म नहीं हुई, जो कि खत्म हो जानी चाहिए थी। पहले इस संदेश से भाजपा की चिंता खत्म नहीं हुई कि एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र की जनता अपनी नजर में बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी के तौर पर स्वीकार नहीं कर रही है। इस तरह की बात बार बार सामने आती रही, क्योंकि उद्धव ठाकरे को लेकर एक सिंपैथी का माहौल बनता हुआ दिखा। उस समय जैसी भाजपा की उम्मीद थी, उस तरीके से एकनाथ शिंदे की स्वीकार्यता बनती हुई नहीं दिखी। और अब शरद पवार ने भाजपा के उन सभी मोहरों को एक साथ चित कर दिया, जिसके जरिए भाजपा महाराष्ट्र में बाजी को अपने पक्ष में पलटने की योजना पर काम कर रही थी। और शरद पवार की इस चाल से पड़े निशान अभी तक मिटे भी नहीं थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। उस समय जो फ्लोर टेस्ट हुआ था, उस समय जो 16 विधायक शिवसेना से टूट कर गए थे, उनको लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने साफ साफ कहा कि उद्धव ठाकरे को फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने फ्लोर टेस्ट से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जून 2022 में महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का जो आदेश दिया था, वह नियम के तहत नहीं दिया गया था। राज्यपाल के पास कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव मटेरियल नहीं था जो यह संकेत दे सके कि सरकार ने विश्वास मत खो दिया है। इसीलिए उनका यह कदम कानूनी नहीं था, यह अदालत ने कहा है। और अदालत ने यह भी कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाने पर विचार किया जा सकता था। यानी देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ साफ जो कहा है, उसके दो मायने निकलते हैं। एक, महाराष्ट्र में यह जो सरकार मौजूदा समय में है, इसकी नींव में एक ईंट रखी हुई है नियमों की, और वो ऐसी है जो नियमों के तहत नहीं आती है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फ्लोर टेस्ट के फैसले को आप यह समझ सकते हैं। और दूसरी बात, एक बार फिर यह साबित होता है कि उद्धव ठाकरे राजनीतिक आदमी नहीं है, उनको राजनीतिक दांव पेच आते नहीं है। इसीलिए उस समय पर वो उस बाजी को हार गए जिसके हारने की कोई गुंजाइश दिखती ही नहीं थी। राजनीति में भावनाओं का कोई मोल होता नहीं है। शरद पवार ने भी कहा था, अगर कोई इस्तीफा देने का फैसला करता है तो यह उसका अधिकार है, लेकिन गठबंधन में अन्य भागीदारों से सलाह मशवरा किया जाना चाहिए था। बिना चर्चा के निर्णय लेने के अपने परिणाम होते हैं, और उद्धव ठाकरे उसी परिणाम को भुगत रहे हैं। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के इस्तीफे की मांग की है, लेकिन अब एकनाथ शिंदे इस्तीफा देंगे यह तो बहुत दूर की बात है। यह सीधी सी बात है, वो इस्तीफा देंगे ही नहीं, क्योंकि पहली बात, अदालत ने 16 विधायकों की सदस्यता को अयोग्य ठहराने का फैसला विधानसभा अध्यक्ष पर छोड़ दिया है। और महाराष्ट्र विधानसभा के वर्तमान स्पीकर राहुल नार्वेकर बीजेपी के मेंबर है, बीजेपी के सदस्य है। इसीलिए यह तो माना ही जाना चाहिए कि वो इन 16 विधायकों को अयोग्य ठहराएंगे, इसकी संभावना ना के बराबर ही है। इसीलिए यह तो तय है कि महाराष्ट्र में अगले चुनाव तक एकनाथ शिंदे की सरकार बनी ही रहने वाली है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भाजपा की नैतिक हार तो कहा ही जा सकता है, और इस फैसले से उद्धव ठाकरे के पक्ष में महाराष्ट्र में और अधिक सहानुभूति की लहर पैदा हो सकती है, जो कि थोड़ी बहुत तो पहले से ही है। इसीलिए भाजपा के सामने महाराष्ट्र में 3 बड़ी चुनौती है। एक, एकनाथ शिंदे की सरकार बनने के बाद वहाँ जो उपचुनाव हुए हैं, उनके परिणाम बताते हैं कि लोगों में उद्धव ठाकरे को लेकर सहानुभूति है। मुंबई में अंधेरी का उपचुनाव और पुणे का कस्बा पेट उपचुनाव, बीजेपी की इन दोनों उपचुनाव में हार हुई है। और दूसरी बात, भाजपा शिवसेना के बाद एनसीपी को भी तोड़ने की तैयारी कर रही थी। महाराष्ट्र में भाजपा चाहती है कि जैसे शिवसेना के वोट 2 हिस्सों में बंट गए, उसी तरीके से एनसीपी के वोट भी 2 हिस्सों में बंट जाए। यह माना जाने लगा था कि
कभी भी अजीत पवार भाजपा में जा सकते हैं। अजीत पवार पहले भी फडणवीस के साथ मिलकर इस तरह का खेल खेल चुके हैं, लेकिन शरद पवार ने भाजपा की योजना पर पानी फेर दिया। शरद पवार ने पहले एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। यह पुरानी बात हो गई है, कई दिन पुरानी हो गई है, लेकिन फिर भी याद की जानी चाहिए। शरद पवार ने पहले एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, इसके बाद नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए 16 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया। यह कमाल की चाल थी और फिर दोबारा अध्यक्ष बन अजीत पवार को एक तरह से निपटा ही दिया है। अब महाराष्ट्र में सीधे से समीकरण बन गए। शरद पवार बीजेपी के लिए आने वाले वक्त में बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं। चुनाव में अगर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट को साथ लेकर एनसीपी नेतृत्व करती है तो नतीजे भाजपा के खिलाफ आ सकते हैं। बीजेपी पर सरकार गिराने और शिवसेना को तोड़ने के आरोप तो पहले से ही लगे हुए हैं, जिस कारण उद्धव ठाकरे के पक्ष में एक सहानुभूति का माहौल तो है ही। यह माना जाना चाहिए महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में अगर प्रदर्शन करना भाजपा के लिए थोड़ा सा भी चिंताजनक बनता है तो यह चिंता की बात हो सकती है। महाराष्ट्र में भाजपा के लिए अच्छा प्रदर्शन एक मजबूरी है। लोकसभा की 48 सीटें केंद्र के समीकरण को बनाने और बिगाड़ने में बड़ा योगदान रखती है। ऐसे में बीजेपी के लिए महाराष्ट्र की राह कठिन है, यह साफ साफ दिखता है, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता है। कई लोगों का यह भी कहना है कि भाजपा को यह डर पहले से था कि फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल की भूमिका को लेकर इसी तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है। इसी कारण समय से पहले ही भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र से हटा लिया गया। आप खुद ही सोचिए, अगर इस समय भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र में राज्यपाल होते तो कितनी खराब स्थिति हो गई होती भाजपा के लिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिंध सरकार के लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि सरकार को एक तरह से क्लीन चिट मिल गई है, ये लंबे समय चलने वाली है। मैं तो इसे भाजपा की केवल नैतिक हार कह रहा हूँ, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, और भी कईयों का कहना है। लेकिन चुनाव और चुनाव के परिणाम नैतिकता के आधार पर लड़े नहीं जाते, होते नहीं है। चुनाव और चुनाव के परिणाम का नैतिकता से कोई लेना देना होता नहीं है। मैं तो कहता हूं कि पूरी राजनीति का ही नैतिकता से कोई लेना देना नहीं होता है। इसको भी इस नज़र से देखा जा सकता है। यह जो फैसला और यह जो महाराष्ट्र का पूरा माहौल है राजनीतिक, और जो लोग इस नज़र से देखते हैं, उनके लिए भाजपा के लिए अभी महाराष्ट्र में इतने बुरे दिन आए नहीं हैं। वो ऐसा सोचते हैं और उनको सोचना भी चाहिए, क्योंकि नैतिकता राजनीति में कोई बहुत मूल्यवान वस्तु है नहीं। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।